मैम हाँ तो हाँ बोलो। आप कहीं गले से उतरता नहीं है, मतलब बोले ही जा रहे थे, मतलब गले से उतरने का मतलब ये है कि यह बात मान्य नहीं हो पाती है, यह बात स्वीकार नहीं हो पाती, क्योंकि अगर इसके आधार पर हम भाषाओं को एक परिवार के अंतर्गत रखें तो जो है बहुत सारी भाषाएं जो है, अब जो जर्मनी भाषा है और जो है फ्रेंच है, ये सब भाषाओं को जो है हमको क्या करना होगा, फिर हम फिर एक परिवार के अंतर्गत मान ही नहीं पाएंगे, क्योंकि ये तो दूर है हमारे भौगोलिक क्षेत्र से, है ना। हम्म। तो यहाँ पर ये जो है थोड़ा सा, ये जो आधार है ये उतना जो है मतलब हमारे लिए वाजिब नहीं हो पाता है। ठीक। हम्म। दूसरी बात, शब्दों की समानता पे आ जाते हैं। तो शब्दों की समानता के लिए हम केवल उन्हीं शब्दों को जो है चुनेंगे यहाँ पर दिखलाने के लिए, शब्दों की समानता जिनका व्यवहार प्रत्येक समाज के सभी व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है। ठीक। जैसे कि अभी हमने आपको शुरुआत में उदाहरण बताया था, भाई बहन, माता पिता, ये सब क्या है, संबंधी पारिवारिक संबंध है। इसके अलावा बहुत सारे शब्द हैं जो कि हम करते हैं, अंग्रेज भी करते हैं, जर्मन के लोग भी करते हैं, हर जगह के लोग करते हैं। जैसे माता पिता भाई बहन हो गया, आग हो गया, पानी हो गया, गैस हो गया, चूल्हा हो गया, ठीक है, मैं हो गया, आप हो गए, और एक दो तीन चार पांच इत्यादि जो संख्यावाची शब्द हैं, ये सभी जो है इस वर्ग के अंतर्गत, सामान्य है। हाँ, इस वर्ग के अंतर्गत आ जाते, इस शब्द के अंतर्गत आते, शब्द सामान्य के अंतर्गत आते हैं। उठना बैठना खाना पीना। ठीक। तो यहाँ पर इन शब्दों की समानता के आधार पर जो है अनेक भाषाओं को एक परिवार के अंतर्गत सिद्ध किया जाता है। जैसा कि शुरुआत में हमने बताई ये भी बात कि माता, मदर, भ्राता, ब्रदर, ठीक है, पिता, फादर। तो इस प्रकार से जो है इन चीजों को मिलाया जाता है। जैसे कि यहाँ उदाहरण दिया भी हुआ है, देखिए, पितृ, संस्कृत में पितृ कहते हैं, फारसी में पितर कहते हैं, ग्रीक में पेटर कहते हैं, और फिर जो है लैटिन में भी वही कहा जाता है, जर्मन में वेटर कहते हैं, और अंग्रेजी में फादर कहते हैं, और हिंदी में पिता कहते हैं। कितनी मिलती जुलती हैं चीजें। इसी प्रकार से भाता हो गया, सप्त हो गया। तो ये अनेक उदाहरण हैं इस प्रकार के, जिसके अंतर्गत जो है शब्दों का साम्य है, जो ये कॉमन लैंग्वेज है हमारे यहाँ, क्योंकि ये जो शब्द सामान्य होते, आग पानी, हंसना बोलना, उठना बैठना खाना पीना, ये हम भी और बाकी लोग भी बोलते हैं। तो यहाँ पर जो है इसके आधार पर, शब्द साम्य के आधार पर पारिवारिक वर्गीकरण किया जाता है। एक बात, अभी किसी को कुछ पूछना है? मैम बिरादर जो है उसको ग्रीक में फैटर या फराटर दोनों सेम ही हुआ ना, बस पी एच और एफ का अंतर है। हाँ ठीक। तो इसके बाद तो यहाँ पर जो है ये जो जब सभी भाषाएं एक परिवार की भाषाएं हैं, और जो थोड़ा बहुत भी ध्वनि संबंधी भेद आपको लग रहा होगा, जैसे कि यहाँ पर फिरादर है, भ्रात्र है, भ्रात्र को बिरादर कह दे रहे हैं, फिर फ्रैटर कह दे रहे हैं, फिर फ्रैटर कह दे रहे हैं। तो यहाँ पर जो थोड़ा बहुत जो साउंड का भेद है, ध्वनि का जो भेद है, वह ध्वनि नियमों के अनुसार है। उसके आधार पर आप समानता का खंडन नहीं कर सकते हैं कि नहीं ये तो बहुत अलग सा लग रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर जो है ध्वनि साम्य के साथ साथ अर्थ का साम्य होना भी बहुत आवश्यक होता है पारिवारिक वर्गीकरण के लिए। ठीक। हाँ, तो किसी की कुछ जानकारी की कोई पूछना है या हमें कोई जानकारी देनी हो तो दे दीजिए। नहीं, ये वाला फिर सही था, इसको पढ़े थे, इसमें कंफ्यूजन नहीं हुआ था, उसी वाले में हुआ था जो मतलब समीपता भी बता रहा था और कंफ्यूजन के लिए नहीं भी मान रहा था। अब आ जाते हैं मैम, यहाँ पे शब्द साम्य के साथ साथ अर्थ साम्य भी तो है। हाँ जैसे यहाँ पे केवल शब्द साम्य ही रखा गया है, तो यहाँ पर एक पॉइंट इसी में हो सकता था अर्थ साम्य, तो इसमें शब्द और अर्थ में तो दोनों एकता है। हाँ, रखना तो चाहिए था, उन्होंने नहीं रखा। हमारी तुम्हारी तरह इंटेलिजेंट नहीं थे जी, नहीं है, हम लोग बाद के भाषा शास्त्री हैं। बाद तो यही होता है ना कि जो है भाई, पुराने लोगों ने कुछ नहीं कहा, हमें कुछ नया समझ में आया, हमने नई बात जोड़ दी। भाषा विज्ञान तो एक ऐसी विधा है कि उसमें नई नई चीज इंसान जोड़ता जाता है। और
तीसरा जो साम्य बताया गया है, आधार है साम्य का, वो है व्याकरण साम्य। और व्याकरण का तात्पर्य आप जानते हैं, पद रचना तथा वाक्य रचना की समान शैली। ठीक, मतलब ग्रामर जो है एक होना चाहिए, मतलब ग्रामर लगभग एक होना चाहिए, व्याकरण लगभग एक होना चाहिए। ठीक, और वैसे भी जो है व्याकरण हर भाषा का लगभग एक चीज तो मानता ही है, स्फोट सिद्धांत को। महाभारत में व्याकरण शब्द के लिए जो है क्या प्रयोग किया गया है, स्फोट शब्द का, स्फोट शास्त्र का प्रयोग किया गया है। तो व्याकरण साम्य का मतलब यही है कि पद रचना वाक्य रचना की समान शैली का होना। ठीक है, तो यहाँ पर जो है शब्दों की समानता से अधिक साम्य व्याकरण साम्य का दिया गया है, क्योंकि शब्दों का जो है आदान प्रदान यानी कम्युनिकेशन करने पर, संपर्क में आने पर भी जो है किन्हीं भाषाओं में व्याकरण साम्य नहीं हो पाता है। तो मतलब हर भाषा की अपनी पद रचना वाक्य शैली अपनी रहती है। ठीक, तो इसलिए यहाँ पर जहाँ पर शब्दों की समानता से जो है किसी भाषाओं के एक परिवार होने की मात्र संभावना प्रकट हो रही है, वहां पे व्याकरण साम्य होने पर संभावना की पुष्टि हो जाती है। कहने का मतलब कि आप अगर देख रहे हैं कि हाँ ये भाषा हमारी भाषा से मिल रही है और इसको एक परिवार के अंतर्गत रख सकते हैं, अगर ये थोड़ी सी आपको संदेह है कुछ, तो आप वहाँ का व्याकरण चेक कर लीजिए। अगर व्याकरण में वैसी बात है तो ठीक है, आपका व्याकरण जो है इसका मतलब कि आप हमारे परिवार के हैं। ठीक है, आप हमारी बिरादरी के यहाँ ये शामिल हो जाते हैं और पार्टी करते हैं। तो यही बात यहाँ पर कह रहे हैं, देख लीजिए। हाँ जी, बिल्ली के लिए हिंदी में मियाओ और चीनी में भी मियाओ शब्द का है। अच्छा, सही। किताब में लिखा है। व्याकरण साम्य में हम लोग देख रहे हैं कि व्याकरण साम्य में मुख्य रूप से पद रचना और वाक्य रचना में समानता आती है, और यह सबसे पुष्ट और प्रामाणिक आधार है। तो अगर आपसे ये कोई पूछे कि सबसे पुष्ट प्रामाणिक आधार क्या है, तो क्या है? पद रचना और वाक्य रचना। व्याकरण साम्य, व्याकरण साम्य सबसे प्रामाणिक आधार है। इसीलिए इन्होंने जो पहले वाले आधार की बात की, उसी मैंने कहा कि वो आधार उतना प्रामाणिक नहीं है, भौगोलिक आधार, लेकिन ये आधार प्रामाणिक है। और फिर आगे के ये कह रहे हैं कि यदि दो भाषाओं में जो है अगर ये शब्द निर्माण और वाक्य निर्माण में समानता है और संबंध तत्वों की समानता है, तो उन्हें एक परिवार की भाषा माना जाएगा। ठीक है, ये जो बात हमने अभी आपको बताई है, यही सब उसमें बताई गई है। अगली बात हो गई ध्वनि साम्य। ध्वनि साम्य, और ध्वनि किसे कहते हैं? आवाज। आवाज। तो आवाज में जो है हमने खट खट किया तो उसको भी ध्वनि कहेंगे ना? तो ये खट खट पट पट चट चट इसे भी, ये भी ध्वनियां हो जाती हैं। अगर हमने जो है अगर हमने हारमोनियम बजाया उसे भी तो ध्वनि हुई। तो यहाँ पर उस ध्वनि की बात हो रही है? नहीं मैम, उस ध्वनि की बात नहीं हो रही है। ध्वनि से तात्पर्य भाषा की वो पहली इकाई, यानी कि ध्वनि से ही शब्द ध्वनि से पहले वर्ण साम्य, फिर शब्द, फिर अर्थ, ऐसे ऐसे आता गया। तो पहली जो यूनिट है भाषा की वो ध्वनि ही है। ध्वनि से ही, यानी कि जैसे आप खटपट। कुल मिलाकर के ध्वनि के दो भेद होते हैं। उसमें से जो है क्या नाम है, जो वर्ण के आधार पर जो है, जिसको हम यहाँ पर देखेंगे, वर्ण के आधार पर फिर वर्णों से हम शब्द बनाएंगे, उस ध्वनि की यहाँ पर बात हो रही है। ठीक, तो यहाँ पर ध्वनि आपसे पूछे, ध्वनि से तुरंत आप आवाज कह देंगे तो तुरंत आपका जो है खिंचाई होने लगेगी, टांग खिंचाई। ठीक है तनु, तो यहाँ पर जब भाषा विज्ञान पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर आप उस साउंड की बात नहीं करेंगे। यहाँ पर आप अगर ध्वनि पूछा जाएगा तो आप बात करेंगे किसकी? वर्ड और शब्द की, वर्णों की। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि दो भाषाओं में प्रयुक्त होने वाली ध्वनियों में समानता होने पर उन्हें एक परिवार की भाषा माना जाता है, और यह आधार पूर्णतया निर्णायक नहीं है। मतलब कि यह आधार भी पूर्णतया जो है हमको पहले वाले आधार की तरह से ही हमारे गले से नीचे नहीं उतरता कि भाई ठीक है, आप कह रहे हो कि ध्वनियों में समानता जो है होने पर एक परिवार की भाषा मान लीजिए, तो ऐसी तो बहुत सारी भाषाएं मिलने लगेंगी। तो एक जो है यहाँ पर एक भाषा की ध्वनि में जो है जैसे जैसे समय बदलता जाता है वैसे वैसे परिवर्तन भी तो होता जाता है। और हमारे यहाँ ही देख लीजिए, हमारे यहाँ जो है बहुत सारे शब्द ऐसे थे जो है, और बहुत सारे अक्षर ऐसे थे जो कि समय के अनुसार बदलते चले गए। यहाँ पर
दिया भी उन्होंने उदाहरण कि री, ए, औ, श, ज्ञ आदि का मूल रूप में उच्चारण आज नहीं है। ठीक, तो यानी कि जो ध्वनियां होती हैं वो समय के अनुसार अपने आप को जो है परिवर्तित करती रहती हैं, कालांतर में बदल जाती हैं। तो प्रत्येक भाषा उनका ध्वनि समूह अपने मूल स्वरूप की रक्षा बड़ी दृढ़ता के साथ करता है, ठीक है, बड़ी मजबूती के साथ करता है। तो इसलिए इसको भी जो है हम नहीं मान सकते। जैसे कि इंग्लिश में एक शब्द है, इन्होंने दिया भी होगा शायद, हाँ दिया है, लैंटर्न। जो अंग्रेजी का लैंटर्न शब्द है वो हिंदी में क्या हो गया है? लालटेन। लालटेन हो गया लालटेन। है ना। तो जो है इसी तरह से फारसी का कागज शब्द जो है, कागज शब्द जो है वो हिंदी में क्या हो गया है? कागज हो गया है। कागज कौन बोलता है भला? लेकिन जो है क्या नाम है, यहाँ पर जो है शब्द परिवर्तित हो गए, ध्वनियां अक्षर परिवर्तित हो गए हैं, इन्होंने दिया है। मैम कागज कहाँ का भाषा है? कागज कहाँ से लिया गया है? फारसी का है। ठीक है। तो ये जो है कुछ परिवर्तन, कुछ इन्होंने उदाहरण भी दिए हैं कि जो है भारतीय, फारसी, रूसी, अंग्रेजी भाषाओं में ज ध्वनि परंतु संस्कृत में नहीं है। ठीक है, नुक्ता के साथ ज नहीं है, हमारे संस्कृत में है, नहीं है, ज नहीं है। ठीक है, और फिर उसके बाद इन्होंने बताया है आगे कि संस्कृत में ट ध्वनि है पर वह अन्य भाषाओं में नहीं है। संस्कृत में ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज है, ढ और ढ नहीं है, परंतु संस्कृत में जो है क्या कि विकसित हिंदी में ये ध्वनियां हैं, संस्कृत से ही पैदा हुई है हिंदी, उसमें ये ध्वनियां मानी गई हैं। इसीलिए जब जो है क्या नाम है क्रीड़ा, कोई क्रीड़ा नहीं लिखता जल्दी वहां पर। और इसके अलावा इन्होंने लिखा है कि विदेशी शब्दों के साथ विदेशी ध्वनियां भी आ जाती हैं, और लेकिन हमारे यहाँ संस्कृत छोड़ो, हिंदी में भी ये नहीं है। तो इस ध्वनि के आधार पर हम अगर एक भाषा के अंतर्गत रखें तो क्या एक भाषा के आधार पर रख पाएंगे? फारसी में इस प्रकार की ध्वनियां हैं, हमारी संस्कृत और हिंदी में यहाँ पे है ही नहीं, तो भारतीय परिवार में ये ध्वनियां रह पाएंगी? ये साम्यता हो पाएगी? जब ये साम्यता होगी ही नहीं तो फिर जो है पारिवारिक आधार ही नहीं रहेगा। ठीक, मैम एक मिनट, संस्कृत में ये कहा है कि री, आ, ए, औ और श और ज्ञ जो है ये मूल रूप से उच्चारण आज नहीं है। मतलब ये नहीं समझ पा रहे हैं। आपने जो है बहुत ध्यान से आकृति मूलक वर्गीकरण पढ़ा था बेटा? फैन बंद करो। मैम पढ़ा था, पूछिए। उसको जरा एक बार कायदे से पढ़िएगा, वहां पर देखिएगा कि आपको जो है ये जो है ये किस प्रकार से मिल रहा है पढ़ने के लिए। ये संयुक्त वर्ण है, फिर भी इनका उच्चारण आज उस रूप में नहीं होता, यही कहने का मतलब है। जैसे हाँ बिल्कुल बोलते हैं, ज्ञ को ज्ञ बोलते हैं, श को क्ष बोलते हैं, औ को औ बोलते हैं, तो आज इसमें कहाँ परिवर्तन नहीं होता है? अब बहुत ही जगह जो है क्या नाम है, कहाँ पे आई औ ऐसे पढ़ाते हैं, बहुत ही कम जगह होता है कि जो है बहुत हमारे यहाँ छोटे बच्चे को ही पढ़ाया जाता है तो उसको जो है ए आई में कोई भेद ही नहीं हो पाता है, जबकि जो है क्या नाम है कायदे से पूरा मुंह खोल करके बोलना चाहिए ई। ठीक है, ई में पूरा का पूरा मुंह जो है पूरा खींचना चाहिए बड़ी में, और ऊ ऊ इतना मुंह टेढ़ा करके कौन बोलने जा रहा है भाई? मैडम का मुंह खराब नहीं हो जाएगा? है कि नहीं त्यागी जी? नहीं मैम, खराब नहीं होगा। लेकिन सिखाना ऐसे ही चाहिए, औ, अंग, अह, लेकिन ऐसा कोई सिखाता नहीं है, बहुत ही जो है क्योंकि अगर सिखाते तो जो समस्याएं होती हैं हमारे यहाँ के सावित्रीबाई फुले के बच्चों को देश और जो है सविता और शविता इस प्रकार के शब्दों में ये कंफ्यूजन ही ना होती। हाँ वो तो है ना, तो यही बात यहाँ पर कह रहे हैं।
भाषा का उच्चारण था, पर उच्चारण का स्वरूप बदल गया है, ये हाँ, ध्वनि स्वरूप का। बदल गया है। अब जो है क्या नाम है, संज्ञा, ठीक है, संज्ञा को आज भी कुछ लोग जो शुद्ध उच्चारण करते हैं वो संज्ञा बोलते हैं, संज्ञा। संज्ञा। संज्ञा, हाँ, वो संज्ञा कम, संज्ञा ज्यादा सुनाई पड़ता है। तो कहने का मतलब यही है कि उच्चारण का स्वरूप बदल गया है। तो ये 4 आधार जो बताए गए हैं उसमें से आपको इतना तो समझ में आ गया कि कौन सा आधार सबसे ज्यादा प्रामाणिक माना गया है? हाँ मैम। कौन सा? व्याकरण साम्य। व्याकरण साम्य को सबसे ज्यादा प्रामाणिक माना गया है। ठीक, अब हम लोग आ जाते हैं कि पारिवारिक वर्गीकरण की उपयोगिता क्या है। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा पारिवारिक वर्गीकरण की उपयोगिता। आप लोगों को केवल मोटे मोटे पॉइंट्स पे ही ध्यान देना है। हो सकता है कि मेरी आंखों से कोई पॉइंट छूट जाए, तो आप लोग जो है उसको जो है कि आप लोग एक बार बुक खुद से भी पढ़िएगा, क्योंकि बताने के क्रम में जो है बहुत ढेर सारी बातें चलती है, तो कहीं छूट सकता है मुझसे भी कुछ, तो फिर कहीं आप लोग ये ना कोसे बैठ करके कि मैडम ने बताया नहीं था। तो पारिवारिक वर्गीकरण की उपयोगिता, तो इससे हमको पारिवारिक वर्गीकरण की उपयोगिता क्या है, इससे हमको फायदा क्या है? तो सांस्कृतिक एकता, तुलनात्मक अध्ययन, विश्व भाषाओं का संक्षिप्त ज्ञान, मूल भाषा का अन्वेषण और विश्व बंधुत्व की भावना, ये सब चीजें इन्होंने बताई हैं कि इस वर्गीकरण की उपयोगिता क्या है। और ये सब आप समझ ही रहे हैं। सांस्कृतिक एकता क्या है, ठीक, और तुलनात्मक अध्ययन क्या है, विश्व भाषाओं का संक्षिप्त ज्ञान क्या है, मूल भाषा का अन्वेषण क्या है, और विश्व बंधुत्व की भावना, ये सब क्या है, पारिवारिक वर्गीकरण की उपयोगिता है। ठीक, कि आप जो है एक ही परिवार के हैं, एक ही परिवार के भाषा भाषी हैं, तो आप पारिवारिक रूप से क्या है, सांस्कृतिक रूप से एक है। और आप जो है अनेक भाषाओं का तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं, कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं कि हमारी भाषा में, चीनी भाषा में, और ये जो है क्या नाम है, बाकी जो है भाषाओं में क्या क्या अंतर है, काकेशी में, इन सब में क्या अंतर है। फिर उसके बाद जो है विश्व भाषाओं का संक्षिप्त ज्ञान भी हो सकता है इस वर्गीकरण के आधार पर। ठीक है, कौन कौन सी भाषाएं हमारे विश्व में बोली जाती हैं, उनकी खासियत क्या है। अगर आप बहुत ज्यादा नॉलेज करते हैं तो हो सकता है कि एक आध दो भाषाएं आपको बोलनी भी आ जाए। और फिर उसके पश्चात है मूल भाषा का अन्वेषण। मूल भाषा, जैसा कि अभी बताया भी कि जिसके आधार पर मूल इस भारोपी भाषा की कल्पना की गई है कि एक कोई मूल भाषा रही होगी जिससे कि जो है इस भाषा परिवार का जन्म हुआ। ठीक है, जैसे कि अभी भारोपी परिवार की हम जब बात करेंगे तो भारोपी परिवार में हम अभी खोजेंगे कि कौन सी भाषा है जो इस परिवार की सबसे प्राचीन भाषा है। तो मूल भाषा का अन्वेषण करते हैं हम। और 5वीं चीज है कि विश्व बंधुत्व की भावना विकसित होती है इससे, क्योंकि जो है हम हर भाषा ने जो है अपना अपना जो है दूसरी भाषा से संपर्क जरूर रखा हुआ है, और इसके आधार पर हमें बहुत एकता की अनुभूति होती है। जैसे कि अभी हमने उदाहरण जो देखे भ्राता, ब्रदर, पितर, पितृ वाले, उसमें हमने ये देखा कि हमारी भाषा दूसरी भाषा से कितनी मिलती जुलती है। तो इससे क्या है, हमें महसूस होगा कि हम क्या है, अनेकता मतलब होते हुए भी हम क्या है, एक हैं। तो यानी कि हमारे अंदर क्या है, विश्व बंधुत्व की भावना का विकास होगा। ठीक है, ये तो बड़े आइडियलिस्टिक टाइप के आधार हो गए इन जिस पे हम लोगों ने बात करी। यहाँ तक में किसी का कोई प्रश्न हो? नहीं मैम। अब आ जाते हैं भारोपीय परिवार पर। ठीक है, यानी कि जो यूरेशिया खंड था हमारा, यूरेशिया खंड हमने आपको भी पीछे हम लोगों ने पीछे लिस्ट देखी थी। ठीक है, यूरेशिया खंड, और यूरेशिया मतलब यूरोप, एशिया। ठीक, तो उसकी पहली जो भाषा है वो है भारोपीय भाषा। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। मेरी आवाज आ रही है? हाँ मैम। हाँ मैम, अब आ रही है। वो तोड़ भी दे। हाँ, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को?
हाँ मैम। हाँ मैम। ठीक है, फोन आ गया था। तो कह रहे थे कि हम लोगों को जो इस पूरे लिस्ट में जो फोकस करना है वो भारोपी भाषा पर करना है, लेकिन ये लिस्ट आपको याद होनी चाहिए। अगर आपसे किसी ने पूछ दिया कि ये बताइए कि ऑस्ट्रेलियन परिवार किस जो है मैम आवाज नहीं आ रही है, बंद है माइक। हाँ, इसलिए फोन आ गया था और मुझे थोड़ा सा निकलना होगा जल्दी। अभी निकलना क्या मतलब, मुझे अपने काम से ही कुछ करना पड़ेगा। कहाँ चले गए भाई? कितने पेज नंबर पर है भाई, कोई बता सकता है? 376। 376 कौन सा है ये? अच्छा, मैम अध्याय 4 पे आ गई है। हाँ, तो हम लोग भारोपीय परिवार का महत्व पे आ गए थे कि जो सबसे अधिक महत्व इसी परिवार का, सबसे बड़ा भी यही परिवार है ना? आप देख रहे हैं ना, सबसे बड़ा परिवार है। और इस परिवार में कितनी भाषाएं हैं? 10 भाषाएं। याद रखिएगा, भारोपीय यूरेशिया खंड में जो है क्या नाम है, कितनी भाषाएं हैं? 10 भाषाएं हैं। और जो अभी तो भारोपीय परिवार में तो हम घुसे ही नहीं है, ठीक। तो जो यूरेशिया खंड में जो है 10 भाषाएं हैं कुल मिलाकर के। और सबसे पहला है इसका जो पॉइंट है, मुख्य कारण है प्रयोगाधिक्य। प्रयोगाधिक्य का मतलब है क्या? कि प्रयोग का आधिक्य, मतलब सबसे ज्यादा इन भाषाओं का प्रयोग किया जाता है भारोपीय भाषा का। तो जो है इसीलिए इसमें प्रयोगाधिक्य, इस भाषा के सब भाषा भाषियों की संख्या ज्यादा है। फिर भौगोलिक व्यापकता, ठीक है। भौगोलिक व्यापकता भी समझ ही रहे हैं कि इसका जो क्षेत्र है, इस भौगोलिक दृष्टिकोण से यह जो है सबसे ज्यादा है। और सबसे ज्यादा जो है यहाँ पे पूरे विश्व में सबसे ज्यादा यही भाषाएं बोली जाती हैं। तो इसीलिए यहाँ पर इस भाषा, इसका जो है मुख्य यहाँ पर इसका आधार ये है। दूसरा कि साहित्यिक उत्कर्ष। साहित्यिक उत्कर्ष का मतलब जितने भी लिटरेचर है, ठीक है, जितने भी लिटरेचर है और अच्छे लिटरेचर है, चाहे इंग्लिश में ले लिया जाए चाहे संस्कृत में ले लिया जाए, ये सब किस परिवार में ज्यादा अच्छे मिलते हैं हमें? साहित्यिक में, भारोपीय में। भारोपीय में। और सांस्कृतिक उत्कर्ष ये भी देख लीजिए कि यहाँ पर जो है सभ्यता और संस्कृति भी सबसे अधिक विकसित है, ठीक है। इसी परिवार के जो है कि सबसे अधिक संस्कृति और सभ्यता इस परिवार की विकसित है। और भाषा वैज्ञानिक उत्कर्ष, यानी कि जो भाषा विज्ञान है उसके दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो सबसे ज्यादा काम जो है यहीं पर हुआ है। संस्कृत में, अंग्रेजी में, जर्मन में, फ्रेंच में। आप लोग जो है देखते भी होंगे, जो वैदिक लिटरेचर ही हम लोग चाहेंगे वैदिक के बारे में ही पढ़ने के लिए, और चाहे वेदों के बारे में ही, चाहे गीता के बारे में ही, हमें सबसे ज्यादा नाम अंग्रेजों के ही मिलते हैं, मतलब बाहरी लोगों के ही मिलते हैं। कोई जर्मनी विद्वान है, मैक्स मूलर हो गए, वेबर हो गए, गेटे हो गए, ये सब कहाँ के हैं? सब जर्मनी, फॉरेन। हाँ, और मैकडोनल्ड हो गए, मैकडोनल्ड नहीं, वो बर्गर वाले नहीं, मैकडॉनल्ड है वो। मैकडोनल्ड हो गए। तो ये सब लोग क्या है जो है ये सभी आपके जो है ये विद्वान हो गए जर्मनी के, ठीक है। कोई जर्मन का है, कोई फ्रेंच का है। तो ये सबसे ज्यादा जो भाषा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जो काम किया, लिटरेचर के दृष्टिकोण से काम किया है, वो हमारे भारोपीय परिवार के लोगों ने किया है। इसके बाद अगला पॉइंट है तुलनात्मक भाषा विज्ञान का जन्मदाता, ठीक है। कंपैरेटिव जो स्टडी होना शुरू हुई, अनेक भाषाओं के बीच में जो तुलनात्मक अध्ययन शुरू हुआ, जो तुलनात्मक अध्ययन का सृजन हुआ, वो इसी भारोपीय परिवार से ही हुआ है, ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट है वैज्ञानिक साहित्योत्कर्ष, यानी कि सबसे ज्यादा विज्ञान
अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच, रूसी भाषाओं के दृष्टिकोण से ही हमें देखने को मिलता है, क्योंकि सबसे ज्यादा विज्ञान जो सब भाषा विज्ञान हो, चाहे ध्वनि विज्ञान हो, चाहे पद विज्ञान हो, कोई भी विज्ञान हो, सबसे ज्यादा जो है इसी परिवार का हमें दिखाई पड़ता है। और इसके अलावा राजनीतिक उत्कर्ष, ठीक है, राजनीतिक उत्कर्ष यानी कि राजनीतिक दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो भाषा जो है क्या है, हम लोगों ने पिछले बार भी बात की थी कि भाषा का राजनीति से क्या संबंध है। तो राजनीति से संबंध इस प्रकार से है कि जब एक जगह राज्य दूसरे व्यक्ति का होता है तो भाषा वहां पे विकसित होकर के जाती है। जैसे कि हमारे यहाँ पहले दूसरी भाषा बोली जाती थी, फिर धीरे धीरे यहाँ पर हमारे देश में ही अरबी, फारसी, उर्दू भी आ गई। कैसे आ गई? स्थान परिवर्तन से। हाँ, राजनीति के कारण, क्योंकि हमारे यहाँ सत्ता परिवर्तन हुआ। सत्ता परिवर्तन होने के बाद से जो राजा आए उन्होंने अपनी भाषा का आरंभ किया। तो यहाँ पे इस परिवार के जो भाषा भाषी है वो सबसे ज्यादा जो है अपना प्रभुत्व स्थापित किए हुए हैं, अपने बहुत ज्यादा फैले हुए हैं राजनीतिक दृष्टिकोण से भी। मतलब पहले जो है मान लीजिए कि हमारे यहाँ सबसे पहला जो है शासक जो है जो बना था गुलाम वंश का, वो कौन था? शहाबुद्दीन था मैम, शहाबुद्दीन का हाँ, शहाबुद्दीन ने शासन नहीं किया था, शहाबुद्दीन ने आक्रमण किया था। मोहम्मद गोरी जैसे कहा जाता है, उसने केवल भारत पर आक्रमण किया था, उसने शासन नहीं किया था। उसने अपनी जगह जो किसी दूसरे को बैठाया था, और वो था जो है जो बच्ची ने बताया कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, वही जो है गुलाम वंश का पहला शासक था। एम आई राइट तिवारी जी? हाँ मैम। हाँ मैम। तो जो है क्या नाम है, वही पहला शासक था गुलाम वंश का। गुलाम इसलिए क्योंकि वो जो है जो शहाबुद्दीन यानी कि गोरी था, उसका जो है खरीदा हुआ एक दास था, उसी को उसने दिल्ली की गद्दी पर बैठाया। अब जब बैठाया तो जाहिर सी बात है कि जो हमारे यहाँ पहले से भाषा चली आ रही थी उस भाषा को उसने परिवर्तित तो किया ना। अब वो करेगा ही भाई, जाहिर सी बात है कि वो जो उसका धर्म अलग है, उसकी बोली भाषा अलग है, तो वो अपने यहाँ पे अपने तरीके के लोगों को रखेगा। वो लोग जब समाज में फैलेंगे तो अपनी तरीके की भाषा का विकास करेंगे। जैसे कि हम ही लोग यहाँ पर रहते हैं, हम लोग को बांग्ला नहीं आती, लेकिन हम लोग चले जाएं और बंगाल में कुछ दिन रहने लगे तो हमें भी बांग्ला आ जाएगी। तो वैसे ही यही होता है कि जो भाषा भाषी होते हैं वो जब अपना विस्तार करते हैं, राजनीतिक विस्तार करते हैं, तो भाषा भी अपने स्थान से परिवर्तित होती है। तो इस भाषा भाषी के जो लोग हैं वो दूसरी जगह जो है जा करके जो अपनी भाषा का विस्तार करने में, जो है राजनीतिक विस्तार करने में बहुत ज्यादा योगदान देते हैं। ठीक है, मैं इसी के साथ अपनी बात को खत्म कर रही हूँ क्योंकि मुझे काम है थोड़ा सा। ठीक है मैम। ठीक है, ठीक है मैम। मैं हाँ